हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हवाले से एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा एग्रीड वैल्यू वाले केस को। और एग्रीड वैल्यू अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है तो फिर आप उसमें किस तरह से काम करेंगे, उसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को किस तरह देखेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को किस तरह से देखेंगे, तमाम की तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपने करना ही है कि इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें अभी से ही, और क्योंकि जब तक मैं रीड कर रहा हूं तब तक तो आपको डिस्प्ले होता रहेगा क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही मैं इसके सॉल्यूशन पर जाऊंगा क्वेश्चन यहां पर मौजूद नहीं रहेगा, तो आप इसको फौरन नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है? आसिम एंड आसिफ सोल ट्रेडर्स वर डूइंग बिजनेस सेपरेटली। भाई दो लोग हैं, आसिम और आसिफ, ये दोनों अपना अपना अलग अलग कारोबार रन कर रहे थे, मतलब दोनों अपने अपने कारोबार के ओनर्स थे, सिंगल ओनर्स थे, ठीक है। On January 1st, 2016, their balance sheet showed the following positions. अब आपको कह रहा है कि इनके जो बिजनेसेस थे ना, उनकी बैलेंस शीट ही आपको बता रहा है। यानी आसिफ का जो अपना अलग कारोबार था उसकी अपनी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, और आसिफ का जो कारोबार था उसकी अपनी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, जिसमें आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है दोनों के, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ऑफिस इक्विपमेंट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अकाउंट्स पेबल, ये सारी चीजें इसकी मौजूद हैं दोनों की। उसके बाद भाई ऑन जनवरी 1st, 2016 दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मर्जिंग देयर बिजनेसेस। दोनों ने अपने कारोबार को मर्ज करके पार्टनरशिप फॉर्म करने का फैसला किया। यही तो हमारा चैप्टर है, ठीक है। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर टेकन ओवर टू द न्यू फर्म ऑन द फॉलोइंग एग्रीड वैल्यूज। देखो भाई, जब भी बिजनेसेस मर्ज होते हैं तो नए बिजनेस के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसको किस वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाए। तो एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि बुक वैल्यू, मतलब जो बैलेंस शीट की वैल्यूज है उसी पर ही ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि हम एग्रीड वैल्यू, मतलब दोनों पार्टनर्स बैठते हैं, चीज़ों की वैल्यूएशन करते हैं, मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं, उसके बाद फिर वो एक एग्रीड वैल्यू पर दोनों, यानी जिस वैल्यू पर दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं वो आपकी एग्रीड वैल्यू कहलाती है। तो वो एग्रीड वैल्यूज आपको बताई गई है, और प्रैक्टिकली ज्यादातर काम एग्रीड वैल्यूज पर ही होता है, बुक वैल्यूज पर नहीं होता। चलें, अच्छा, पहले वो कह रहा है कि भाई आसिम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें बता रहा है भाई अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेट टू बी रियलाइज एट ₹16,000। अब ऊपर अकाउंट रिसीवेबल कुछ भी था, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कुछ भी था। वो कह रहा है कि भाई हमें ये लगता है, तुम्हारे कस्टमर्स का एनालिसिस करने के बाद हमें ये लगता है कि भाई इतना पैसा कस्टमर दे पाएंगे, बाकी पैसा नहीं दे पाएंगे। यानी 16,000 रुपए का अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया जाएगा न्यू बुक्स के अंदर। किसका? आसिम का। अच्छा, फिर कहता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रियलाइज एट ₹40,000। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, भाई इन्वेंट्री में साल भर पहले खरीदा हुआ माल है, 6 महीने पहले खरीदा हुआ माल है, आज मार्केट में वैल्यू कुछ और है उसकी, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसी होंगी कि भाई जिसका आज यूज उस हिसाब से नहीं है जब आपने उसको खरीदा था, या आज उसकी मार्केट उतनी नहीं है, या मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। 10 चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो इसलिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को भी वैल्यू करके दोनों जिस वैल्यू पर दोनों एग्री कर रहे हैं कि भाई ये 40,000 रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे, तुम्हारी जितना भी ये माल तुम्हारा रखा हुआ है ना, इसको हम 40,000 रुपए में न्यू बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये एग्री, दोनों ने एग्री किया है, वही हमें यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट आपसे कहता है भाई ऑफिस इक्विपमेंट बी वैल्यूड ₹72,000। उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए, उसके यूजेज को देखते हुए कि भाई इतना इक्विपमेंट हमारे पास आपका रिकॉर्ड किया जाएगा 72,000 का। ओके, अच्छा, 4 पे आपसे कहता है भाई 1/3 वैल्यू ऑफ द अकाउंट्स पेबल बी एक्सेप्टेड। अच्छा, लाइबिलिटीज के लिए क्या होता है कि ओनर्स इस बात पर अगर रजामंद है कि ठीक है पूरी लाइबिलिटी ले ली जाए तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि भाई एक ओनर कह रहा है मेरी लाइबिलिटी पूरी लो, दूसरा कहता है नहीं भाई, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम है, तुम्हारी लाइबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ वो तय कर लेते हैं भाई इतनी लाइबिलिटी जो वो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी लाइबिलिटी आपने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पे करनी है, ठीक है। तो जितनी वो लेने की बात करेगा, जितनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की बात करेगा, हमने सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना। जो वो पर्सनली पे करेगा उससे हमारा लेना देना नहीं, क्योंकि हम अकाउंटेंट उसके पर्सनल नहीं है, हम उसके बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो बिजनेस में जितनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट की जाएगी हमने उतनी ही रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, ऐसे यही सारी चीजें आपको बता रहा है। आसिफ के लिए भी आप देख लो भाई, अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज, मर्चेंडाइज, ऑफिस इक्विपमेंट और 1/2 ऑफ द अकाउंट्स पेबल एक्सेप्टेड, ये सारी बातें वही हैं। फिर कहता है आसिम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Asim and Asif decided their capitals in the new partnership will be ₹1,50,000 and ₹125,000 respectively. Respectively का मतलब क्या होता है? पहली अमाउंट पहले नाम के साथ, दूसरी अमाउंट दूसरे नाम के साथ। अब वो कह रहा है कि भाई कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस के अंदर, तो आसिम का होना चाहिए 1,50,000 और इसी तरीके से आसिफ का होना चाहिए 1,25,000, ठीक है। They will contribute the deficiency if any from their private funds.
अगर ऐसा होता है कि इनके जो ये एग्रीड वैल्यूज़ के मुताबिक कैपिटल अगर किसी का कम बनता है, डेफिशिएंसी होती है, तो वो मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपने अपने कैपिटल्स को पूरा करने के लिए। यानी आसिम का टारगेट ये है कि उसने 1.5 लाख का कैपिटल पूरा करना है अपना, और आसिफ का टारगेट ये है कि उसने 1,25,000 रुपये पूरे करने हैं। अब दोनों में से जितनी जिसकी कमी होगी उतना उतना कैश ये दोनों इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को 1,50 और 1,25 करेंगे। डन। ओके, रिक्वायरमेंट में अगर हम पढ़ें तो क्या आपसे कह रहा है कि गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ द न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप ऑफ आसिम एंड आसिफ एज ऑन जनवरी 1, 2016। मतलब इन शॉर्ट जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है, और फिर आपसे वो नेक्स्ट में कह रहा है आपने बनानी है इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आओ डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब इसकी हम जनरल एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे भाई आसिम को, और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे आसिफ को। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपके पास जो जो एग्रीड वैल्यू जिन जिन चीज़ों की गिवन है, आपने उन्हीं वैल्यूज़ को लेते हुए काम करना है। चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो आपका कोई इक्विपमेंट हो यानी फिक्स एसेट हो, एग्रीड वैल्यू दे दी तो बात खत्म। आपने सिर्फ उस एग्रीड वैल्यू को ही लेना है, ऊपर दी हुई बुक वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अंदर जब बुक वैल्यू पर हो रहा था तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को उसी अमाउंट से आगे ट्रांसफर कर रहे थे न्यू बिजनेस के अंदर यानी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। लेकिन यहां पर उसने उसकी रियलाइजेबल वैल्यू डायरेक्टली हमें बता दी है कि अकाउंट रिसीवेबल हम इतना हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रियलाइज होगा, तो आपने डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल उतना ही लिखना है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपने नहीं लिखना है एग्रीड वैल्यू के केस के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूं भाई, नंबर 1 एंट्री। अच्छा, ऊपर हेडिंग वगैरह आप लोग बेटा खुद लगा लेना। कंपनी का नाम क्या होगा, आसिम एंड आसिफ पार्टनरशिप जनरल जर्नल। ठीक है, ये हेडिंग लगा के फिर उसकी एंट्रीज बनाना। मेरा बोर्ड पे जगह कम होती है इसलिए मैं हेडिंग्स नहीं लगा रहा। चले भाई, सबसे पहले जो मुझे एंट्री पास करनी है, अच्छा कैश के लिए उसने कोई बात नहीं कही है, और कैश की कोई मार्केट वैल्यू होगी भी नहीं ना, कैश जितना है उतना है, तो कैश तो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो नंबर 1 मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहली जो एंट्री पास करूंगा, मैं अभी बात कर रहा हूं सबसे पहले आसिम के हवाले से। ठीक है, तो कैश हो जाएगा मेरे पास, कैश होगा डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा भाई, मैं इसको डेबिट करूंगा 20,000 से। ये डायरेक्ट बुक वैल्यू ले रहा हूं भाई, जिसकी एग्रीड वैल्यू नहीं है उसको बुक वैल्यू पर ही लेना पड़ेगा ना, मैं जो बताई नहीं है उन्होंने। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट है बेटा आपका अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल ऊपर बैलेंस शीट के अंदर आपको जो उसकी बुक वैल्यू गिवन है आप उसको भी इग्नोर करें, ऊपर जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स गिवन है आप उसको भी इग्नोर करें। जस्ट आपने क्या लेना है, जो उसकी एग्रीड वैल्यू है अकाउंट रिसीवेबल की वो लेनी है। और एग्रीड वैल्यू उसने आसिम की कितनी बताई हुई है, 16,000, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ले लेंगे 16,000 रुपये। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके पास भाई नेक्स्ट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को अगर तुम ऊपर देखो तो ऊपर रिकॉर्ड है 35,000 जो कि बुक वैल्यू है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई इसकी जो मार्केट वैल्यू है, हमारी जो एग्रीड वैल्यू दोनों ने एग्री किया जिस पर आसिम के लिए, वो है 40,000। ठीक है, नीचे बताया हुआ है। तो आपने किस पर रिकॉर्ड करना है सर, जो एग्रीड वैल्यू हम उसी पर रिकॉर्ड करेंगे। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे यहाँ पर कितने से, ये हो जाएगा भाई हमारे पास 40,000 से। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऊपर देखो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट 60,000 है, उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड है, लेकिन आपने दोनों चीज़ों को इग्नोर करना है। आपने डायरेक्ट लेना है ऑफिस इक्विपमेंट जो एग्रीड वैल्यू में गिवन है आपको, दैट इज 72,000। ठीक है, तो आपने लेना है यहाँ पे भाई ऑफिस, पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। ऑफिस इक्विपमेंट आपका डेबिट होगा कितने से, 72,000 से। ये आ गया आपके पास 72,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद कोई और एसेट है हमारे पास, नहीं सर कोई एसेट नहीं है। अब डायरेक्ट बात हो रही है लाइबिलिटी की। अच्छा, लाइबिलिटी के लिए उसने कहा कि आपने 1/3 लाइबिलिटी लेनी है, तो ख्याल रखना अकाउंट्स पेबल आसिम का अगर मैं जाकर देखूं उसकी बैलेंस शीट के अंदर तो वो कितना गिवन है 30,000 का, लेकिन मुझे इसका लेना है 1/3। ठीक है, यानी मैं अकाउंट्स पेबल जो क्रेडिट करूंगा यहाँ पर, अकाउंट्स पेबल जो मेरा यहाँ पर क्रेडिट होगा वो कितना है ऊपर गिवन आपके पास, कहाँ गया, यस 30,000, इसका 1/3। अगर मैं 30,000 का 1/3 निकालूं, अच्छा मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, देखो बता रहा हूँ बस ये कैलकुलेशन। ठीक है, 30,000 का अगर आपने 1/3 लेना है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको जस्ट ना, तो ये 1/3 कितना आएगा आपके पास, ये आएगा भाई आपके पास 10,000। यानी लाइबिलिटी यहाँ जो ली जाएगी सिर्फ और सिर्फ 10,000 ली जाएगी, आपने 30,000 नहीं लेनी। नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1/3 लिया, वो कितना आएगा आपके पास 10,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है भाई यहाँ पे अपने पास 10,000, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर कितने से भाई, ये आ गया आपका 10,000। डन। अच्छा, अब अगर मैं यहां से इसका कैपिटल कैलकुलेट करूं तो वो कितना बनता है, देखो उसने करना कितना था अपना कैपिटल, उसने बताया कि 1,50,000, लेकिन फिलहाल आप अभी इस एंट्री के अंदर देखो कि अभी उसका कैपिटल कितना बन रहा है, उसके लिए नई एंट्री बना लेंगे
जितना उसने एडिशनल इन्वेस्ट करना होगा उसके लिए न्यू एंट्री पास करना हमेशा, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि भाई पहले कितना लाया था वो, मजीद कितना कैश उसने इन्वेस्ट किया। तो यहां पर क्या होगा भाई, आसिम कैपिटल, ठीक है, आसिम्स कैपिटल हो जाएगा आपके पास क्रेडिट। कैसे काम करेंगे, ये देखो 20,000 और 40,000, ये कितना हो गया 60,000, 60,000 और जो है वो 16,000, ये हो गया आपके पास 76,000 और 72,000। ये अगर आप बेटा प्लस करते हो तो यहाँ पर आपको टोटल मिलता है 1,48,000, यानी 1,48,000 रुपए। उसमें से आप लाइबिलिटी 10,000 की माइनस करते हो तो इसका कैपिटल बचता है 1,38,000 का। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि उसके पास जो कुछ भी था, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उससे उसका कैपिटल पूरा नहीं हो रहा जितना हमें चाहिए। हमने क्या कंडीशन क्या थी आपके पास कि इसका जो कैपिटल है आसिम का वो कितना होना चाहिए एज पर द एग्रीमेंट, वो होना चाहिए 1,50,000। तो इसका मतलब कि इसको 1,50,000 रुपए पूरा करने के लिए 12,000 रुपए और इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। तो आओ सेकंड एंट्री में हम उसके 12,000 की एंट्री पास करते हैं। सेकंड में अब क्या होगा भाई, कैश लाएगा ये कारोबार में, तो कैश हो जाएगा हमारे पास डेबिट, और आसिम कैपिटल ये हो जाएगा आपका क्रेडिट विथ ₹12,000, ठीक है, डन। ये बात समझ में आ गई। देखो अब कितना हो गया इसका कैपिटल, यहाँ कितना था इसका आसिम का कैपिटल 1,38,000 क्रेडिट पर था, 12,000 से और क्रेडिट हुआ, तो इस तरह मिलकर ये कितना हो गया 1,50,000 रुपए। क्लियर हो गया यहाँ पर ये पॉइंट। नरेशन लिख लेना आप लोग यहाँ पे, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिम, और यहाँ लिखना टू रिकॉर्ड द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिम, ठीक है, ओके। तो नंबर 2 पे आ जाओ भाई, 2 ये था, 3 पे आ जाओ। अब बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात करूंगा भाई, आसिफ की बात करूंगा। अब आपने आसिफ के कॉलम को देखना है, तो उसमें क्या क्या है भाई आपके पास। सबसे पहले कैश लिखेंगे हम, और इसका कैश कितना है, कैश हम डेबिट करेंगे, कैश डेबिट 15,000, मतलब जो इसके पास बैलेंस शीट में वैल्यू, इसकी तो कैश की तो कभी एग्रीड वैल्यू नहीं होगी, जो आपको वो बता रहा होगा वही होगी जो बैलेंस शीट में होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आपने आसिफ के कॉलम को देखते हुए बात करनी है। इसका जो अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज होगा वो कितना होगा 41,000। अच्छा, ऊपर अकाउंट रिसीवेबल 45,000 है और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 3,500 है, इन दोनों को आपने इग्नोर करना है। जब एग्रीड वैल्यू बता देगा अकाउंट रिसीवेबल के केस के अंदर, आपने बैलेंस शीट की वैल्यूज को इग्नोर करना है, डायरेक्ट आपने जो एग्रीड वैल्यू वो लेनी है। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना आएगा 41,000, तो अकाउंट रिसीवेबल मैं यहाँ पर कर दूंगा भाई इसका डेबिट, दैट इज 41,000, डन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अभी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो उसकी वैल्यू की गई है दैट इज 28,000। ऊपर भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी आपके पास 18,000, उसको इग्नोर करना है। आपने कितनी लिखनी है 28,000 लिखनी है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अच्छा ये पूरा लिखना भाई आप लोग, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लेकिन आपने पूरा लिखना है। अकाउंट रिसीवेबल पूरा लिखना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पूरा लिखना। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करूंगा, दैट विल बी 28,000, 28,000, डन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है भाई ऑफिस इक्विपमेंट भी वैल्यूड ₹35,000। इसका ऑफिस इक्विपमेंट ऊपर 62,000 है और उसमें अलाउंस भी है, अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी 32,000, दोनों को इग्नोर करो, डायरेक्ट आपने लेना है ऑफिस इक्विपमेंट 35,000। तो ऑफिस इक्विपमेंट आपका जो है वो आ जाएगा डेबिट पर, और दैट इज 35,000, ठीक है। अच्छा जी, अब लेना है मैंने अकाउंट्स पेबल। अच्छा, अकाउंट्स पेबल के लिए इसके लिए क्या कहा गया है, 1/2 ऑफ द अकाउंट्स पेबल भी एक्सेप्टेड, यानी हाफ, आधा अकाउंट्स पेबल आपने लेना है। तो इसका अकाउंट्स पेबल कितना था 25,000, इसका हाफ लोगे यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो ये आएगा 12,500, तो आपने वही लेना है। तो अकाउंट्स पेबल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 12,500, और अब मैं लिखूंगा यहाँ पे आसिफ्स कैपिटल क्रेडिट। कैसे निकलेगा सर, वंस अगेन वही काम करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आएगा आसिफ का कैपिटल, और उसके बाद उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो उसने कहा है कि इसका कैपिटल कितना होना चाहिए 1,25,000 होना चाहिए, इससे कंपेयर करेंगे, जितना कम होगा उतना और इन्वेस्ट करवा लेंगे इससे, ठीक है। तो निकालते हैं, आ जाओ। अच्छा, अगर आप इसका टोटल करते तो ये बनता है आपके पास 1,19,000, उसमें से आप ये माइनस करोगे 12,500, तो ये बचेगा भाई आपके पास 1,06,500, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आप इसको कंपेयर करो 1,06,500 को, जो उसने कंडीशन बताई थी कितनी थी 1,25,000, इसका मतलब इसको कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मजीद कितना पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 3,500, ये 10,000, 13,500 और 18,500 रुपये ये मजीद इन्वेस्ट करेगा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी भाई, नंबर 4 पे कैश डेबिट, ठीक है, और आसिफ्स कैपिटल क्रेडिट विथ ₹18,500, ठीक है। ये मजीद वो पैसे लेकर
आया है आपका। ठीक है भाई, समझ में आ गई बातें। ये थी आपकी बेटा जर्नल एंट्रीज, ये 4 एंट्रीज आपने इसके अंदर पास करनी है। अब मैं जा रहा हूँ इसकी बैलेंस शीट की तरफ, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो अपने पास, इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो। नोट डाउन करके जब मैं बैलेंस शीट करवा रहा हूँ तो वो रजिस्टर तुम्हारे सामने होना चाहिए कि भाई हमने यही एंट्रीज की थी, क्योंकि इसी की मदद से हमने क्या करना है, एंट्रीज पास करनी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चले भाई, ये बैलेंस शीट मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, आपको मैं ये पूरी बैलेंस शीट अभी समझा देता हूँ क्या किया है मैंने। देखो भाई, आपके पास एंट्रीज सामने होनी चाहिए, आपके एंट्रीज के बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर कैश लिखा है 65,500। सर ये कहाँ से आया? देखो भाई, कैश एक तो सबसे पहले हमने एंट्रीज में डेबिट किया 20,000, कैलकुलेटर हाथ में रखो, प्लस करो दूसरा कैश हमने डेबिट किया 12,000, ऐड कर दो। फिर तीसरा कैश हमने डेबिट किया 15,000, इसको भी ऐड कर दो। फिर चौथा कैश हमने ऐड किया 18,500, इसको भी ऐड करो। इक्वल दबाओगे तो आएगा 65,500। यानी टोटल इस वक्त जो बिजनेस में कैश है वो तुम्हारे पास वो कितना है, 65,500 का। अकाउंट रिसीवेबल पर आओ। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास दो जगह आया है, एक 16,000 है, दूसरा है आपके पास 41,000। दोनों को ऐड करोगे 57,000 आ जाएगा। फिर है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये भी दो जगह पर आया है, एक जगह पर आपके पास है 40,000 और दूसरा है भाई आपके पास 28,000। इन दोनों को भी आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 68,000 का मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। डन। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये तीनों आपके करंट एसेट्स हैं, तीनों को ऐड करोगे तो 1,90,500 के टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या भाई, आपके पास एक तो ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है भाई, 1,07,000। ये कैसे आया, ये भी आपने दो जगह डेबिट किया, एक 72,000 से और एक आपने डेबिट किया 35,000 से। दोनों को ऐड करो। जर्नल एंट्रीज जो बनाई है उसी को देखकर आपने इनिशियल बैलेंस शीट बनानी होती है, सिंपल काम है। ठीक है, टोटल करंट नॉन करंट एसेट कितने होगा, 1,07,000। यानी नॉन करंट एसेट बोलो फिक्स एसेट बोलो, बात एक ही। अब क्या करना है, ये जो टोटल करंट एसेट्स हैं और ये जो टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारे पास टोटल एसेट्स कितने बने, 2,97,500। सिंपल। आगे चलते हैं भाई, करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल आपके पास दो जगह क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट क्या होते हैं, ऐड होते हैं ना, तो दोनों को आपने ऐड कर देना। ठीक है, तो 10,000 और 12,500 दोनों को ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 22,500। यही आपकी टोटल करंट लाइबिलिटीज होंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे पार्टनर्स इक्विटी या ओनर्स इक्विटी लिखना चाहो कोई मसला नहीं है। अच्छा, दो पार्टनर्स है हमारे पास, आसिम्स कैपिटल 1,50,000 और आसिफ्स कैपिटल 1,25,000। ये भी आप कर सकते हो एंट्रीज को देखकर। देखो भाई, एक जगह पर आसिम का कैपिटल 1,38,000 था, फिर 12,000 था, दोनों को ऐड किया 1,50,000 आ गया। फिर आसिफ का कैपिटल 1,06,500 था और दूसरा 18,500। इन दोनों को भी ऐड किया, दोनों क्रेडिट पर है ना, दोनों को ऐड किया 1,25,000। ये तो हमने इंटेंशनली किया था ना ऐसा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2,75,000। डन। अब क्या करना है, ये जो करंट लाइबिलिटीज हैं ये और जो आपकी पार्टनर्स इक्विटी ये, इन दोनों को ऐड करोगे टोटल आ जाएगा 2,97,500। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकता है परेशान हो रहे हो, सर ये आपने सब बाहर बाहर क्यों लिख दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप जैसे अंदर लिखते हो वैसे भी कर सकते हो। इन दोनों को पहले अंदर लिख के टोटल करके बाहर लिख दो। ठीक है, फिर उसके अंदर ये ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है, जिस तरह करना चाहते हो, जो तुम्हें आसान लगता है वैसे करो। ये भी 100% सही तरीका है, वो भी 100% सही तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में दोनों क्या होने चाहिए आपके बराबर, यानी टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज के बराबर होना चाहिए। एग्रीड वैल्यू के हवाले से ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर इसके और भी क्वेश्चंस हमने करने, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी हमने कुछ देखने, तो इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यूज की तरफ भी जाएंगे।